हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स 11th क्लास का लास्ट चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने नेक्स्ट आपको टॉपिक बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का भौतिक से, मतलब फिजिक्स का मैथ से क्या रिलेशन है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ। ठीक, देखो सबसे पहले तो समझने की ये बात है कि ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत ढंग से समझना है। दोस्तों, साइंस का जो मुख्य कार्य है डिफ़िकल्ट वर्क को इजी करना होता है। और अब आप बहुत डीपली अगर इसका सोचेंगे इसके बारे में, तो देखेंगे कि साइंस ने हमारी लाइफ में क्या किया है। तो जो हमारी लाइफ के कॉम्प्लिकेशन थे, हमारी लाइफ के जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे, उनको सिंपल कर दिया है, उनको इजी कर दिया है। साइंस का मेन काम यही था, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर बात करें, फिजिक्स और मैथ के बीच, इन दोनों के बीच में इतना गहरा रिलेशन है कि दोनों एक ही कॉइन के डिफरेंट साइड हैं। अगर बात करें तो एक हेड है तो दूसरा टेल है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इतना क्लोज रिलेशन है कि एक अगर नहीं है तो दोनों अधूरे हैं। समझने के लिए जैसे बोला जाता है, एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल अगर दे तो हस्बैंड और वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक नहीं सही से चलेगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार जो साइंस की फिजिक्स ब्रांच है, उसका मैथ और फिजिक्स साइंस में दोनों पहिए हैं। एक के बिना दूसरा क्या है, व्यर्थ है। बिना एक दूसरे का जब कोई अस्तित्व नहीं है तो आप जानते होंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैथ का यूज़ ज़रूर होगा। तो जो 11th के बाद 10th के बाद बच्चे फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में कई सारे बच्चे बायो ले लेते हैं। तो फिजिक्स बायो वाले भी पढ़ते हैं और फिजिक्स मैथ वाले भी पढ़ते हैं। और फिजिक्स में मैथ का जब रिलेशन है तो फिजिक्स में मैथ का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो फिजिक्स वाले बच्चे तो ये बोलते हैं हम तो मैथ लिए हैं, जो फिजिक्स में होगा वो हम कर लेंगे मैथ में। बायो वाले थोड़े सोचते हैं कि हमें कहाँ से क्या दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए, एक मिनट सॉरी, ये सब चीज़ें समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसे, और फिजिक्स जो मैथ लिए बच्चे वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें अभी कि हम मैथ लिए तो मेरे लिए चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। चीज़ें इतनी ईजिली हैं नहीं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप अभी मैथ में कैलकुलेशन पढ़ेंगे जा कर के इंटर में 12th क्लास में, और अभी फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 11th की फिजिक्स में आपको कैलकुलस देखने को मिल जाएगा। फिर तब तो आप कहेंगे सर मैंने मैथ में हाई स्कूल तक तो कैलकुलस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। और अगर तुम्हें फिजिक्स और मैथ का जो रिलेशन है उसके बारे में समझाने का प्रयास करूं तो बहुत ही सिंपली एग्जांपल आपको देता हूं एक और, कि मान लो आपके पास पैसा था, ठीक है, कि इतना पैसा था आपके पास कि आपने एक लग्जरी कार खरीद ली। आपके पास कार थी, आपने पैसा लग्जरी कार खरीद ली, बहुत अच्छी, इतना ही पैसा था आपके पास। अब आपके पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं हैं। अब आपके पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं हैं, तो बिना फ्यूल के आपकी जो कार है वो बेकार पड़ी है। बिना फ्यूल के वो कार जो है वो बेकार पड़ी है। या फिर आप कार नहीं खरीद लेते, फ्यूल खरीद लेते। तो जब कार नहीं आपके पास तो आपके पास फ्यूल का भी कोई काम नहीं है, फ्यूल बेकार है। तो जैसे कार के बिना फ्यूल और फ्यूल के बिना कार बेकार हैं, वैसे ही फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के बिना बेकार है। तो फिजिक्स आपकी यहाँ पे जो है, वो जो फिजिक्स है वो आपकी है, ठीक है, कार। और जो आपकी मैथ है
वो आपको क्या है, फ्यूल। तो फिजिक्स रूपी कार में आनंदित ड्राइव लेने के लिए आपको मैथ रूपी फ्यूल का होना आपके लिए जरूरी है। अगर फिजिक्स रूपी कार में आप आनंद से सफर लेना चाहते हैं बिल्कुल एकदम विधिवत, तो मैथ रूपी आपके पास फ्यूल होना बहुत जरूरी है। तभी आप फ्यूल इसमें डाल के मतलब अपने अंदर समाहित करेंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। इसीलिए तो अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो मैथ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खैर जो चीज़ें आएंगी मैथ की वो आपको समझाता रहूँगा, लेकिन आप मैथ का भी ध्यान रखिएगा, मैथ को बहुत बाकायदे से पढ़िएगा। और क्योंकि रीज़न ये है ना, बिना मैथ के हम फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको कैलकुलेशन करना है, फार्मूला डेराइव करना है, ठीक है, गणना करना है, ये सब बिना मैथ के पॉसिबल नहीं है। और जिम्मा बिना मैथ के पॉसिबल नहीं है तो मतलब यही हमारा मैथ का और फिजिक्स का रिलेशन है। इसमें कोई हमें आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना था, कोई आपको नोट्स नहीं बनवाना था। बाकी नोट्स हम आपको अभी जब जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करता जाऊंगा। अपना नंबर दे दूंगा एक, जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। तो हमने एग्जांपल आपको दिया, और इससे सुटेबल आंसर कि आपके पास कार है और फ्यूल नहीं है तो आप कार बेकार है, या फ्यूल है कार नहीं है तो फ्यूल बेकार है। तो वही हाल है कि अगर फिजिक्स रूपी कार में बैठ करके आनंदित ड्राइव लेनी है तो मैथ रूपी फ्यूल का होना आवश्यक है। इससे अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और होगा भी नहीं शायद इससे अच्छा समझने के लिए। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया मैंने। अब अपने यहाँ से अब ऐसा ही कुछ मतलब आता है टेक्नोलॉजी का फिजिक्स से रिलेशन। तो जितने भी आपके आविष्कार हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके आविष्कार हुए हैं सारे किसी न किसी फिजिक्स के लॉ पे या किसी न किसी लॉ पे नियम पर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हम वही कुछ टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां और साइंस के किस नियम पर आधारित है वो, अब जरूरी फिजिक्स का ही हो, ठीक है, साइंस के किस रूल पर आधारित है, किस लॉ पे उनका मतलब आविष्कार हुआ है, वो हमने लिखे हैं। तो वो हम आपको और समझाते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये चीज़ें हैं ये भी इसमें लिखी हैं, हम सिर्फ आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि किस पे क्या हुआ है। ये सब चीज़ें आपको, जैसे फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको पढ़ना अभी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परपथ का आंकिक तर्क आपको 11th क्लास में पढ़ना है, आंतरिकता में डीएनए की भूमिका पढ़नी है आपको, बर्नौली प्रमेय 12th में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी पढ़नी है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण 12th में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आगे विस्तार रूप से पढ़नी है। हम सिर्फ अभी आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब किस नियम पे, किस रूल पे आपकी टेक्नोलॉजी ने जो सर्च की उपलब्धियां ली हैं वो किस रूल पे ली गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जनरेटर, हिंदी में बात करें तो बोलते हैं विद्युत जनित्र। तो जनरेटर का आविष्कार जो है हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, ठीक है। जो जनरेटर का आविष्कार हुआ था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क के आधार पर, ये जो रूल था उसके आधार पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। इसी बेस पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क है, ये आप 12th में पढ़ेंगे जाकर। ये आपको इसी आधार पर हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो आनुवंशिकता में डीएनए की भूमिका, जो डीएनए का नियम आया था, आनुवंशिकता का नियम आया था, ये आनुवंशिकी इंजीनियरिंग उसी में पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड है, ठीक है। वायुयान का जो खोज हुआ है वो जो बर्नौली थ्योरम है हमारी, फिजिक्स में 12th में आप पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, 11th में भी है शायद, हाँ, ठीक है। तो आप बर्नौली थ्योरम जो पढ़ेंगे तो जो बर्नौली थ्योरम है उस पे हमारा जो वायुयान है वो उसी पे वर्क करता है, उसी रूल पे वर्क करता है। उसके बाद अगर कण त्वरक, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति इस रूल पे काम करता है। रेडियो टेलीविजन, ठीक है, तथा दूरसंचार, रेडियो टेलीविजन तथा दूरसंचार, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के नियम पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, तो मंदक पर मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम विखंडन किया जाता है, उस रूल पे आधारित है,
ठीक है। रॉकेट नोदन, कृत्रिम उपग्रहों का प्रेक्षण एवं अंतरिक्ष यान, ये न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन का गति का नियम आपने पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। ये कहता है जितना आप एक्शन लगाओगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, मतलब जितना आप इधर धक्का दोगे जैसे ये दीवार है, इधर से हम धक्का दे रहे हैं, ये अपनी जगह से नहीं हट रहा, मतलब जितना हम इधर से इसको फोर्स दे रहे हैं उतना ही ये उधर से दे रही है, तभी वो क्या हो रहा है, एक बैलेंस होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हम किसी चीज़ से इतना फोर्स इसमें लगा दें कि उस तरफ वाला उतना नहीं लगा पाएगा, तो दीवार क्या होगी, ढह जाएगी। तो ये जो हमारा रॉकेट नोदन का है, जब पीछे से एकदम प्रेशर से एयर निकलता है, उसका फ्यूल एकदम एयर से, तो क्या होता है, जितना इधर पीछे निकलता है उतना ही आगे धक्का देता है, उसी गति से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। रॉकेट नोदन, कृत्रिम उपग्रहों का प्रेक्षण और अंतरिक्ष यान न्यूटन के गति के नियम पर, किस नियम पर, थर्ड लॉ पर काम करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ का क्रिया प्रतिक्रिया है। जल विद्युत शक्ति, अगर इसकी बात करें तो गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जैसे होता है, उसी आधार पर इस जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। लेज़र बीम जो होती हैं जनसंख्या विद्युत आवर्धन पर काम करती है। ठीक है। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग, ठीक है। हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज से ही आपकी जो होती है, ठीक है, और वातानुकूलन, तो ये थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागत के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आपका जो था चैप्टर 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर था, 11th का फर्स्ट चैप्टर था भौतिकी जगत, भौतिक जगत। ठीक है। वो ये चैप्टर आपका आज से यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। ये हमारा पहला चैप्टर था जो इंट्रोडक्शन था। क्या था हमारा, ये हमने बताया था आपको, ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। और ये आपको याद रखिएगा, आगे काम देंगे ये सारे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से सारे आपको आगे काम देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये सारा पढ़ना है, और ध्यान दीजिए मैथ पे भी अच्छा फोकस रखिएगा, तभी आगे की फिजिक्स भी आपको समझ में आएगी। बाकी मैं एक्सप्लेन करता ही रहूँगा जहाँ मैथ आएगी थोड़ा बहुत। ठीक है। तो आज की क्लास मैं आपकी यहीं से एंड करता हूँ। इतना ही टॉपिक था आज हमारे पास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू, वेलकम।